नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीएस एग्जाम 2022 के साइंस के क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन की। साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, 30 से भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये कोशिश करनी है कि लगभग सारे ही क्वेश्चन आप ठीक करके आएँ, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ईजी और फैक्चुअल होते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया है तो फिर इनमें आए क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा और किन टाइप से आपको आगे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2 देन द इमेज इज। सो देखिए, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के अंदर कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेंस हो गया, मिरर वाले कंसेप्ट हो गए और इसके बाद ह्यूमन आई से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए, जिनमें मेनली फेनोमिनाज की बात की जाती है, जैसे स्टार के ट्विंकलिंग की, डिस्पर्जन की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो इन सब की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है, आप साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से कर लेते हैं या फिर अगर आप इन कॉन्सेप्ट को सही से सीख लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इनसे आते हैं जो कि आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मैग्निफिकेशन की बात की जा रही है और कहा गया अगर मैग्निफिकेशन जो बन रहा है वो +2 है तो इमेज कैसा होगा, इमेज कैसी होगी। सो मैग्निफिकेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। यानी ऑब्जेक्ट साइज के संदर्भ में कितना ज़्यादा इमेज मैग्नीफाई हुआ, एक लाइन में अगर बोला जाए तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट की साइज रही उसके मुकाबले कितनी गुना उसकी इमेज की साइज बढ़ी या घटी, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइट रखेंगे किसकी, इमेज की, और बाय में रखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स साइज में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस से भी पता कर सकते हैं, जैसे माइनस का v/u का मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसी में कुछ यहाँ पे कन्वेंशन लेके चलते हैं, जैसे जो नेगेटिव साइन होती है वो ये डिनोट करती है कि इमेज रियल है, जबकि पॉजिटिव साइज ये डिनोट करती है, पॉजिटिव साइन ये डिनोट करती है कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। सो ना जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है ऑलरेडी कि आपको पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, उसके बाद देखना है। सबसे पहले ये देखिए कि +2 है, इसका मतलब किसकी साइज ज़्यादा है, इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर रही है कि जो इमेज बन रही है वो लार्जर है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, डबल है, क्योंकि +2 का मतलब ये है कि सिंपली जो इमेज बनी वो डबल बनी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज की डबल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हमने देख लिया कि हाँ, ये जो सबसे पहली चीज़ तो हमने यही देखी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल इमेज बनेगी, और दूसरी बात हमने ये देखी +2 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर है इमेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। नाउ इस तरह के क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि मतलब हमें तो उतना याद नहीं है इसके अंदर। सो नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी क्या होगी, सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास की, किसकी ज़्यादा और किसकी कम, ये आपको यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है। सो रेजिस्टिविटी का मतलब आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट को जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। नाउ इसे बिल्कुल भी रटना नहीं, आप ऐसे सोचिए कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो यानी किसमें करंट का फ्लो कम देखने को हमें मिलेगा। तो सबसे कम यहाँ पे इस साइड से अगर मैं चेक करूँ, ग्लास में, सिल्वर में, नाइक्रोम में या फिर से ग्लास में, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास के अंदर सबसे कम यहाँ पे हमें करंट का फ्लो देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, अगर हम कंपेयर करें सिल्वर और नाइक्रोम से। तो क्योंकि ग्लास यहाँ पे नॉन कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के अगर हम जाएं कि हाँ ये इंसुलेटर है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि करंट का फ्लो सबसे कम देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे ना। अब आप इसे सोचिए, हमारे पास फर्स्ट में बचे सिल्वर और नाइक्रोम, तो यहाँ पे कौन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑब्वियसली सिल्वर, चांदी सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो जितना गुड कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि करंट का फ्लो उतनी ही आसानी से हो पाएगा। तो अगर आप कॉमन सेंस से सोचते हैं, रेजिस्टिविटी का मतलब अगर आपको अच्छे से पता है, तो इस तरह के सवाल आप काफ़ी कम समय में विथ क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। और नाइक्रोम तो हमारा मिश्र धातु है, अर्ध धातु इसे बोलते हैं, तो इसलिए ये बीच में आएगा। क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो ऑफकोर्स आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे बात की जाती है ओम्स लॉ की। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर की बात की जा रही है। तो कंडक्टर में ऑब्वियसली सिल्वर है, उसके बाद एलॉय में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगनीन है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद इंसुलेटर आप देखिए ग्लास है, हार्ड रबर है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बेड कंडक्टर है ऑब्वियसली। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे आसानी से कर सकते थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट है वो क्या होगा। तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन CAPF 2011 में पूछा गया। अभी जो एग्जाम हुआ एक वीक पहले CAPF 2022 का, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन CDS, ऑब्वियसली हम लोग CDS का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, CDS 1 2022 का, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आया। अगर आपने CAPF की साइंस की एनालिसिस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जाम्स के। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज हैवीली, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ना अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पे आपको फोकस करना है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस किस तरह के एनर्जी को कन्वर्ट करती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर EM, तो ये किससे कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसकी ट्रिक्स होती है, मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियो लेके आऊँगा, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना चाहिए। इसकी ट्रिक के बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि वैसे भी ये आसान टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, DC जनरेटर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। दूसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कैरिंग वायर करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये सारे NCERTs के अंदर कवर्ड है। और चौथा देखिए, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। ग्रीन कलर का लाइव वायर कैसे होगा, तो इसे देखिए समझ लीजिए। सो देखिए, पहले ना वायर की कलरिंग अलग होती थी, अभी न्यू वायर कलर के अंतर्गत कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। जैसे फिलहाल बात करें अगर अर्थ वाले वायर की, तो अर्थ वायर ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, और लाइव वायर ऑब्वियसली रेड होगा, ताकि ये खतरे के निशान को रेड कलर में रिप्रेजेंट कर सके। और न्यूट्रल वायर जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो ये तीन बातें आप ध्यान रख लीजिए, बहुत बार पूछा भी जाता है। ये भी अगेन एक PYQ है, पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम के अंदर। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। यहाँ पे अ वायर विथ रेड इंसुलेशन आना चाहिए था, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगेन न्यूमेरिकल है। व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच, अगर एक की मास डबल कर दी गई है और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है इन दोनों के बीच। सो ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला, कि F यहाँ पे जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M1 M2 बाई R स्क्वायर के। तो M1 यहाँ पे मास 1 है, पहली चीज़ का मास है, इसे डबल कर दिया गया है, रेडियस को हाफ कर दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, मास के जगह पे M1 के जगह पे मैंने 2M1 लिख दिया, क्योंकि इसे डबल करना है, और रेडियस को यहाँ पे डबल करना है, इसलिए रेडियस को मैंने लिख दिया 2R। अब जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2M1 M2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, फिर आप इसे कट करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे बना M1 M2 बाई 2R स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं कि रेशियो में कितना बदलाव देखने को मिला। तो M1 M2 बाई 2R स्क्वायर ऊपर में रखेंगे, और नीचे में ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स रखेंगे, जो कि M1 M2 बाई R स्क्वायर थी। तो M1 M2 बाई 2R स्क्वायर, और नीचे में है हमारे पास M1 M2 बाई R स्क्वायर। सब कुछ कट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें बचा 1/2। तो कितनी हो गई फिर फोर्स, बताइए। रेशियो में अगर हम देखें तो हाफ हो गई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन C, द फोर्स वुड बी हाफ। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, अ बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का। बोला जा रहा है एक बॉय है, वो 1 राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का, जिसकी डायमीटर 200 मीटर है। 30 सेकेंड उसे एक राउंड कवर करने में लगते हैं। पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 मिनट्स 45 सेकेंड के बाद। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच आई होप आपको अंतर अच्छे से पता है। डिस्टेंस का मतलब होता है सिंपली कितनी दूरी कवर की गई, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब टोटल और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए A से B के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो A से B तक कोई गया, फिर B से A वापस आया, तो टोटल उसकी डिस्टेंस बनी 200 मीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हुई 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी A थी और फाइनल पोजीशन भी A है, जो कि दोनों के बीच दोनों सेम हो गई, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बना वो 0 बना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो आप इसे ऐसे समझिए कि टोटल हमारे पास कितना टाइम है, 3 मिनट और 45 सेकेंड का। 3 मिनट का मतलब कितना सेकेंड होता है, 60 × 3 यानी 180 सेकेंड्स, और यहाँ पे 45 सेकेंड्स और हैं, तो 180 और 45 हमारे पास हो गए 225 सेकेंड टोटल। और 30 सेकेंड में ये एक चक्कर लगा रहा है, तो 7 चक्कर लगाने में कितने टाइम लगेंगे बताइए।
साथ ही मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 30 का आप मल्टीपल लीजिए, क्योंकि एक चक्कर 30 सेकंड में, फिर दूसरा चक्कर 60 सेकंड में, फिर तीसरा 90 में, फिर चौथा 120 में। सो देखिए एक चक्कर लगा रहा है 30 सेकंड में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 30 सेकंड में एक चक्कर, तो टोटल कितने चक्कर ये लगा पाएगा 225 सेकंड के अंदर। अगर आप देखें तो 30 × 7 210 सेकंड, राइट। 210 सेकंड में वो 7 चक्कर लगा ले रहा है। कहने का अर्थ ये है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 बन रही, क्योंकि 7 चक्कर लगाने के बाद वो वहीं पर पहुँचता जा रहा है। एक्स्ट्रा उसके पास कितने बच रहे हैं, 15 सेकेंड ना। आपको ये पता करना है कि 15 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेस होगा अपने जगह से। तो इसकी टोटल डायमीटर जो है वो है 200 मीटर ना। आप ये पता करिए कि 15 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेस होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट का चक्कर है, जो लास्ट का आधा चक्कर हमारे पास बच रहा है, क्योंकि 15 सेकंड देखिए 30 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा टोटल हमारे पास 225 बने थे, जिसमें से 210 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 बना। लेकिन जो 15 सेकंड बच रहे हैं उसमें वो आधा चक्कर लगाएगा, और आधा चक्कर का मतलब कितना है बताइए, आधा चक्कर तो उसके डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर होगा। यानी यहाँ पे हमें 200 मीटर जो कि हमारा एक चक्कर का डायमीटर है वही देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो अलग से मैं सेपरेट में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे डिटेल में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता चलूंगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री का है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 1 मोल के दहन के लिए आपको कितने ऑक्सीजन के मोल्स की आवश्यकता होगी। सो ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ग्लूकोज का देखिए फॉर्मूला होता है C6H12O6, और यहाँ पे जब आप इसे 6O2 के साथ ऐड कर देते हो तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, 6CO2 और 6H2। तो ये हम लोग टोटल 6 मोल्स की जरूरत पड़ेगी। ये रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेज इट लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी जो बटर की टेस्ट बदल जाती है लंबे समय तक रहने के बाद, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं। दूसरा बोला गया जो व्हाइट सब्सटेंस बनता है व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तीसरा बोला गया जो रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। चौथा बोला गया वाइन गेट्स सॉर विद टाइम। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ए, सी और डी जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अगेन ये आपको एनसीईआरटीज़ के अंदर कवर्ड मिल जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, BaCl2 प्लस NaSO4, और फिर आप इसे बैलेंस कर देंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको क्लियर होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि जो NaCl है वो ऐसे बनेगा और BaSO4 इसके साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इजी क्वेश्चन है। मिथेनोइक एसिड किसमें जनरली पाया जाता है, मसल्स के अंदर, यूरिन में, एंट स्टिंग में, या ह्यूमन ब्रेन में। सो एंट और बीज के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये एसिड वाला क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स के में ये पूछा ही जाता है। सो इसे मैं एक जगह पे कंपाइल करके कवर कर लूँगा। जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमारे स्टोमक में कौन सी एसिड होती है, HCl। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर स्टेट PSCs में ये पूछा जाता है, और CDS और NDA में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, यानी हीलियम गैस के 104 ग्राम में कितने मोल्स हीलियम देखने को मिलते हैं। ये बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको छोटी सी फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, टोटल मास और बाय मोलर मास, इसे हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमें 104 ग्राम दे दिया गया है टोटल मास, और मैं अगर मोलर मास की बात करूँ तो आपको मोलर मास पता ही होगा हीलियम का। हीलियम का कितना होता है, 2 का डबल यानी 4, ठीक है। तो 4 होता है इसका मोलर मास, इसे आप डिवाइड करेंगे तो 26 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, टोटल 26 नंबर ऑफ मोल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी 26। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको पता है सिंपली, तो आप इसे निकाल सकते हैं मोलर मास का फॉर्मूला लगा के। सो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप बताइए कि ऑक्सीजन अगर 64 ग्राम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगला सवाल देखिए, व्हेन बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ यू सी अ येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इट मीन्स दैट द फ्यूल इज, यानी जब आप हाइड्रोकार्बन जलाते हो और येलो फ्लेम देखते हो ब्लैक स्मोक के साथ, तो इसका मतलब फ्यूल जो है वो कैसा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है, अनसेचुरेटेड, या पूरे तरीके से जल रहा है, या फिर गीला है।
ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन बेसिक एनसीईआरटीज़ के अंदर मिल जाएगा। देखिए सारे सवालों को मैं आपको एनसीईआरटी इमेजेस नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनसीईआरटीज़ में नहीं पूछे गए हैं। सरल सवाल है, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से लगेंगे और जो पीवाईक्यूज़ में ऑलरेडी नहीं रिपीटेड है उन्हें मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी इमेजेस के साथ डिटेल में कवर करूँगा ही। और जो कुछ टॉपिक है जैसे एसिड वाला हो गया या कोई डिवाइस के कन्वर्जन वाला हो गया, उन्हें मैं सेपरेट टॉपिक में कवर करूँगा ही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा धुआं और ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है और वो अच्छे से नहीं जलते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, साइक्लोहेक्सेन के अंदर पूछा जा रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। तो साइक्लोहेक्सेन आप समझते हैं ना, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या अंतर है बताइए? बेंजीन ये होती है, साइक्लोहेक्सेन ये होती है, बीच में गोला नहीं लगा होता, यही अंतर है। देखिए अंतर ये है कि इसमें एक एक छोड़ के बेंजीन के अंदर एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेसिक अंतर ये आपने पता होगा आपको। सो ये देख लीजिए इमेज से, ये मैंने बताया आपको साइक्लोहेक्सेन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये बीच में ये वाला कार्बन है और इसके साइड में हमें कितने देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन? एक और एक दो, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ऑब्वियसली होंगे और सभी में अगर आप हाइड्रोजन देखें तो कितने हाइड्रोजन होंगे? सभी के साथ दो दो हैं, 1 2 3 4, इस तरह से आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड हम देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो आप समझते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो यानी पाई बॉन्ड यहाँ पे एब्सेंट है, पाई बॉन्ड 0 है। और अगर आप सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे गिने तो टोटल 18 आपको देखने को मिलेगा। 18 कैसे? बहुत लोग यहाँ पे बिगनर होंगे, उन्हें बहुत ही डिटेल में नहीं पता होगा, तो देख लीजिए बहुत ही आसान है। 1 2 इस तरह से 3 4, तो टोटल आप समझ गए होंगे 6 है, तो 6 का डबल 12 बनेगा ही। और ये भी तो 6 बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के साथ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बन गए? 18। 18 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। 18 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही सेचुरेटेड कहलाते हैं, तो 18 यहाँ पे सेचुरेटेड हो गए। और अनसेचुरेटेड हमने देखा कोई भी पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड जो है वो 0 है। करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन सी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है द नंबर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन में कितने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बॉन्ड होते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। जब नॉन मेटल को वाटर में घोला जाता है तो आपको कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग ट्रू है? तो देखिए जो नॉन मेटल है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो जब इन्हें वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं बताइए? एसिड ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और आपको इसके विपरीत भी ट्रू है, इसका उल्टा, जैसे अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में, क्षारीय होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं जब उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमें नॉन मेटल के बारे में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। अगर मेटल्स के बारे में पूछा जाता तो ये बेसिक ऑक्साइड होता। अगेन ये चीज़ें बेसिक एनसीईआरटीज़ के अंदर हैं, आप 8 से लेकर ज़्यादा प्रेफर करिए, 8 9 10 के एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो 11 12 से भी आते हैं, बट अगेन उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएम ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। सो ये टॉपिक 11th की बायोलॉजी में बहुत डिटेल में दिया गया, बट मैं उसे कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बाकी का कॉन्सेप्ट लोग यहीं पे देख लेंगे। इस टेक्निक के अंदर अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। इस टेक्निक के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म के जीन को आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जीएम का मतलब ही ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। दूसरा देखिए, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट। नहीं, बहुत ही वेराइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। तो ये बात गलत है, हमें नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी है। अगला देखिए, जीन फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवेल जीन्स आर इंसल्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये भी बात फैक्चुअली करेक्ट है। ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए नोवेल जीन्स को इंसर्ट किया जाता है बहुत ही अर्ली स्टेज में। वैसे आप ओनली वर्ड जब भी देखिए तो सतर्क हो जाइए, और आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही नहीं होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के 15th नंबर का। सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ओसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड। यानी अगर किसी के एक्सीडेंट के कारण जो डेलिकेट लाइनिंग है माउथ की और जो ओसोफेगस होता है वो इंजर्ड हो गया है, तो इस केस में कौन से टिश्यूज अफेक्टेड हुए हैं?
सो ये बहुत ही डिटेल में 11th के बायो में कवर किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखिए, 3 तरह के मेनली होते हैं, स्क्वैमस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं और कोल्यूमिनर होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो ये सिंगल थिन लेयर्ड का बना होता है, फ्लैटेंड सेल देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे जनरली पाए जाते हैं? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में, एयर सेक में, लंग्स के, और इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे फंक्शन जैसे डिफ्यूजन, बाउंड्री हो गया। इसी तरह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है, जो कि कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्वेश्चन नया नहीं है, ऑलरेडी एनडीए 1 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, ये था क्वेश्चन, और ऑप्शंस थे ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और किडनी। तो हमें पता है कि ओसोफेगस के लाइनिंग में ये पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसका करेक्ट आंसर था ओसोफेगस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो मैं वही बात बोलता हूँ, देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली बायो का, तो बहुत ही कम लोग इसे कर पाएंगे, बट जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हैं एनडीए का, तो ये आपको सीडीएस में काम कर जाता। तो वही चीज़ मेरे इस चैनल का मोटिव है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अपने क्वेश्चन पेपर के मुकाबले और भी ज़्यादा रेलेवेंट बन जाते हैं। यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली रिपीट करते हैं। सो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी के 15 से 20 सवाल जो साइंस के आए हैं वो नेक्स्ट के वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।